नया साल आमतौर पर ये एक नई शुरुआत, उम्मीदों और जश्न का समय होता है। लेकिन 2026 की शुरुआत ने अ, दुनिया के अलग-अलग कोनों से हमें कुछ ऐसी कहानियां दी हैं जो याद दिलाती हैं कि जिन सिस्टम्स पर हम भरोसा करते हैं वो कितने नाजुक हो सकते हैं। हम्म। एक तरफ स्विट्जरलैंड के एक शानदार रिजॉर्ट में नए साल का जश्न एक भयानक आग में बदल गया। दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर लोग अपनी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। और भारत का सबसे साफ शहर इंदौर एक जानलेवा जल संकट से जूझ रहा है। आज हम इन्हीं तीन घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ अलग-अलग देशों की बुरी खबरें नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारी व्यवस्थाओं की कमजोरियों के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बताती हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक इतनी महंगी जगह पर आग इतनी जानलेवा कैसे हो गई, एक आर्थिक विरोध राजनीतिक बगावत में कैसे बदल गया। और एक मॉडल शहर बुनियादी साफ सफाई में कैसे फेल हो गया। इन्हीं घटनाओं में छिपे हुए पैटर्न को समझना ही आज की हमारी कोशिश होगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्विट्जरलैंड से। कल्पना कीजिए क्रेन्स मॉन्टेना, एक बेहद महंगा और मशहूर स्की रिजॉर्ट। जी। 1 जनवरी 2026 की रात लगभग 1:30 बजे का वक्त, लेक कॉन्स्टलेशन नाम का बार लोगों से खचाखच भरा है। नए साल का जश्न चल रहा है और फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। ये हादसा हाल के स्विस इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। 40 लोगों की मौत, 119 घायल। और जो बात इसे और भी ज्यादा दुखद बनाती है वो है इसकी वजह। हाँ, स्रोतों के मुताबिक आग लगने की वजह कोई बड़ा धमाका या शॉर्ट सर्किट नहीं था। तो फिर क्या था? वजह थी शैंपेन की बोतलों पर लगी स्पार्कलिंग मोमबत्तियां, जिन्हें हम सबने पार्टियों में देखा है। अच्छा, वो स्पार्कलर्स। जी। जश्न के दौरान वो मोमबत्तियां छत के बहुत करीब आ गईं और छत पर लगे सजावटी सामान ने आग पकड़ ली। एक छोटी सी चिंगारी से इतनी बड़ी तबाही, ये यकीन करना मुश्किल है। छत पर ऐसा क्या लगा था कि आग इतनी तेजी से फैली? यहीं पर इस घटना का तकनीकी पहलू सामने आता है, जिसे फ्लैश ओवर इफेक्ट कहते हैं। फ्लैश ओवर इफेक्ट, वो क्या होता है? तो हुआ ये कि छत पर साउंड प्रूफिंग के लिए जो फोम लगा था वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील था। जैसे ही मोमबत्तियों से उसे गर्मी मिली, उसने सीधे आग नहीं पकड़ी, बल्कि उससे बड़ी मात्रा में ज्वलनशील गैसें निकलने लगी। अच्छा। और कुछ ही सेकंड में जब वो गैसें एक खास तापमान पर पहुंची, तो पूरे कमरे में एक साथ एक धमाके की तरह आग लग गई। एक साथ? हाँ, एक साथ। इसे ही फ्लैश ओवर कहते हैं और इससे बचना लगभग नामुमकिन होता है। आग एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती नहीं है, वो एक साथ हर जगह भड़क उठती है। लेकिन एक मिनट, स्विट्जरलैंड जैसा देश जो अपने नियमों और सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है, वहां एक क्लब की छत पर इतना ज्वलनशील मटेरियल कैसे इस्तेमाल हो सकता है? क्या इसके लिए कोई नियम नहीं है? यही तो सबसे चौंकाने वाला सवाल है। नियम तो रे बिल्कुल हैं, लेकिन अक्सर दो चीजें होती हैं। एक, लागत बचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। और दूसरा, पुरानी इमारतों में कई बार पुराने सुरक्षा नियम ही लागू होते हैं, जिन्हें समय के साथ अपडेट नहीं किया जाता। अब जांचकर्ता यही देख रहे हैं कि क्या वो फोम सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता था। और क्या उस बार के अंदर स्पार्कलर इस्तेमाल करने की इजाजत थी? बिल्कुल। ज्यादातर आसार यही हैं कि ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला है। ये हमें बताता है कि सबसे अच्छे सिस्टम भी इंसानी गलती या लालच के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। और इस लापरवाही की कीमत आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। एक चश्मदीद का बयान है कि बाहर का मंजर भयानक था। लोग बुरी तरह जले हुए जमीन पर पड़े थे। लोग सीढ़ियों पर चढ़कर और खिड़कियां तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि वहां से निकलने के रास्ते भी नाकाफी थे। यानी एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर सुरक्षा में चूक हुई। ज्वलनशील मटेरियल का इस्तेमाल, स्पार्कलर की मौजूदगी और इमरजेंसी एग्जिट का ना होना, ये एक के बाद एक विफलताओं की चेन है। स्विट्जरलैंड में जो हुआ वो एक पल की लापरवाही का नतीजा था। लेकिन अब हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं, यानी ईरान, वहां जो हम देख रहे हैं वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। सही कहा। वो सालों से सुलग रही एक आर्थिक और सामाजिक आग है जो अब सड़कों पर फट पड़ी है। यह 2022-23 के महसा अमीनी विरोध के बाद ईरान का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। जी। और इसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार के दुकानदारों की एक हड़ताल से हुई।
उनकी मांगें बहुत सीधी सादी थी। क्या मांगे थी उनकी? वो कोई राजनीतिक बदलाव नहीं मांग रहे थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि देश की मुद्रा रियाल लगातार गिर रही है और महंगाई आसमान छू रही है। अच्छा। इससे उनका व्यापार करना नामुमकिन हो गया था। वो सरकार से बस एक स्थिर कारोबारी माहौल की मांग कर रहे थे। तो ये बात तो पूरी तरह से आर्थिक थी। फिर ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गई? मतलब जो बात दुकानदारों की रोजी रोटी से शुरू हुई थी, वो अब सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देने तक कैसे पहुंच गई? इसकी वजह बनी सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं को समझने के बजाय 31 में से 21 प्रांतों में इंटरनेट शटडाउन और दूसरे प्रतिबंध लगा दिए। और वजह क्या बताई? वजह बताई ठंड का मौसम। ठंड का मौसम? जी, ये बहाना किसी के गले नहीं उतरा। विश्लेषकों का मानना है कि ये विरोध को दबाने की एक कोशिश थी और इसी कोशिश ने आग में घी डालने का काम किया। जब लोगों को लगा कि सरकार उनकी सुन नहीं रही बल्कि उनकी आवाज दबा रही है। बिल्कुल। तो उनका उत्साह आर्थिक मुद्दों से बढ़कर सरकार और पूरे सिस्टम के खिलाफ हो गया। और अब नारे भी बदल गए हैं। अब लोग महंगाई की बात नहीं कर रहे, वो खामेनेई की मौत हो, तानाशाह की मौत हो जैसे नारे लगा रहे हैं। हाँ, और कुछ जगहों पर तो लोग 1979 की क्रांति से पहले के ईरान के झंडे लहरा रहे हैं और पहलवी वापस आएंगे के नारे भी लगा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे राजशाही की वापसी की मांग है। हाँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि लोगों का मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। स्थिति गंभीर हो रही है। कम से कम 6 प्रदर्शनकारी और 1 सुरक्षा बल के सदस्य की मौत हो चुकी है। और सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? वो आंसू गैस और असली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है। जब भी कोई प्रदर्शनकारी मारा जाता है तो उसका अंतिम संस्कार एक और बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन जाता है। इससे तो हिंसा का एक चक्र शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, और इस पर दुनिया भर से भी प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी दी है। जी, उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल किया तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है। हाँ, ईरान ने कहा है कि ऐसी स्थिति में अमेरिकी ठिकाने वैध निशाने माने जाएंगे। मतलब साफ है, ईरान का ये अंदरूनी मामला अब 2 देशों के बीच एक बड़ी टेंशन बन सकता है। तो ईरान में सरकार और लोगों के बीच भरोसे का सिस्टम टूट रहा है। अब चलते हैं भारत, जहां एक शहर में प्रशासन और नागरिकों के बीच भरोसे का सिस्टम एक अलग ही वजह से टूटा है। और यहाँ की कहानी में एक बहुत बड़ी विडंबना छुपी है। बिल्कुल, इंदौर, वो शहर जो लगातार 8 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीत रहा है, आज पानी से होने वाली बीमारियों के एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। शहर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। और 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। स्थानीय लोगों का तो दावा है कि बीमारों की संख्या 1100 से भी ज्यादा है। सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये कोई दूर दराज का गांव नहीं है, ये इंदौर है जिसे शहरी सफाई का एक मॉडल माना जाता है। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? जांच पे जो बात सामने आई है वो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही शर्मनाक भी। क्या पता चला? पता चला कि एक पुलिस चौकी के पास पीने के पानी की जो मुख्य पाइपलाइन थी, उसके ठीक ऊपर एक शौचालय बना दिया गया था। अरे, पाइपलाइन के ऊपर? जी, और उस शौचालय में अनिवार्य सेफ्टी टैंक तक नहीं था। मतलब ये हुआ कि शौचालय का सीवेज रिस कर सीधे नर्मदा नदी से आने वाली साफ पानी की मेन सप्लाई लाइन में मिल गया। ये तो अविश्वसनीय है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी की मेन पाइपलाइन के ऊपर एक टॉयलेट बनाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे मिली? यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता सामने आती है। हाँ, ये हमें उस पैटर्न के बारे में बताता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है, ये भारत के कई शहरों की कहानी है, जहां स्मार्ट सिटी जैसे बड़े चमकदार प्रोजेक्ट्स पर तो खूब ध्यान दिया जाता है, लेकिन जमीन के नीचे दबी हुई पुरानी पाइपलाइनें और सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये दिखने वाले विकास और जरूरी विकास के बीच का टकराव है। बिल्कुल। इंदौर को स्वच्छ शहर का अवार्ड उसकी साफ सड़कों के लिए मिला, जमीन के नीचे के पाइपों के लिए नहीं। और इस प्रशासनिक लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि स्थानीय निवासियों ने कई दिनों तक अधिकारियों से शिकायत की थी कि पानी में बदबू आ रही है और उसका स्वाद एसिड जैसा है। पर उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, अधिकारियों ने तब कार्रवाई की जब 29 दिसंबर को मौतें होने लगी। ये एक क्लासिक मामला है जहां शुरुआती चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। अगर पहली शिकायत पर ही पानी की जांच कर ली जाती तो शायद इन 10 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो अब क्या हो रहा है?
सरकार क्या कर रही है? संकट के बाद सरकार हरकत में आई है। जैसा कि अक्सर होता है, मुख्यमंत्री ने हर मृतक के परिवार के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। नगर निगम के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच समिति भी बनाई गई है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोज टैंकरों से साफ पानी की सप्लाई का आदेश दिया है। तो मुआवजा और सस्पेंशन, लेकिन क्या इससे वो मूल समस्या हल होती है? क्या इससे ये सुनिश्चित होगा कि कल किसी और पाइपलाइन के ऊपर कोई अवैध निर्माण नहीं होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये तात्कालिक कदम है जो जरूरी है, लेकिन असली चुनौती उस सिस्टम को ठीक करने की है जहां बुनियादी ढांचे की निगरानी में इतनी बड़ी चूक हो जाती है और जहां आम नागरिकों की शिकायतों को तब तक अनसुना किया जाता है जब तक कि कोई बड़ी त्रासदी ना हो जाए। अब जल्दी से कुछ और जरूरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन रूस संघर्ष में शांति वार्ता के बावजूद ड्रोन युद्ध तेज हो रहा है। जी, 2 जनवरी को काला सागर तट पर रूसी कब्जे वाले गांव खोरली में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। और भारत में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए विस्फोटक और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जो सीमा पार से खतरों के जारी रहने का संकेत है। अंत में कुछ आर्थिक खबरें जो सीधे लोगों की जेब पर असर डालेंगी। हाँ, हवाई सफर थोड़ा सस्ता होगा क्योंकि विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में 7% की बड़ी कटौती हुई है। लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपए महंगा हो गया है। और 1 फरवरी से सिगरेट और तंबाकू उत्पाद भी महंगे होने वाले हैं। तो आज हमने 3 अलग-अलग जगहों की बात की। स्विट्जरलैंड में एक जश्न सुरक्षा नियमों में संभावित चूक के कारण मातम में बदल गया। ईरान में आर्थिक बदहाली एक राजनीतिक बगावत को हवा दे रही है। और भारत के सबसे साफ शहर में बुनियादी ढांचे की एक छोटी सी गलती एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गई। ये घटनाएं भले ही हजारों मील दूर हुई हों, लेकिन इनमें एक साझा धागा है। ये सभी हमें हमारी व्यवस्थाओं की नाजुकता के बारे में बताती हैं। चाहे वो बिल्डिंग के सुरक्षा नियम हो, किसी देश की आर्थिक स्थिरता हो या साफ पानी की सप्लाई का बुनियादी ढांचा। ये दिखाती हैं कि नॉर्मल स्थिति कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बिगड़ सकती है। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत फैसले या एक अनदेखी वजह से। बिल्कुल। हम इन सिस्टम्स पर हर रोज भरोसा करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि जिस बिल्डिंग में हम जा रहे हैं वो सुरक्षित है। हम मानकर चलते हैं कि हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को संभालेगी। और हम ये भी मानकर चलते हैं कि हमारे घर के नल में जो पानी आ रहा है वो साफ होगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि जिन सिस्टम्स पर हम इतना भरोसा करते हैं वे असल में कितने मजबूत हैं, और जब वे टूटते हैं, जैसा कि हमने इन तीनों मामलों में देखा, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।